तो चलिए 11th क्लास में आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है हिम नदी के कार्य और उससे निर्मित स्थलाकृतियां। तो उसमें अभी हम लोग क्या क्या कर चुके हैं वो देख लेते हैं। हिम नदी के कार्य, हिम नदी के कार्य एवं उससे हिम नदी के निक्षेपण कार्य। ध्यान दीजिएगा, निक्षेपण में थे ना, अपर्दन तो हो चुका था। हिम नदी के निक्षेपण कार्य और उससे निर्मित स्थलाकृतियां, निर्मित स्थलाकृतियां क्या क्या चीजें हो गई थी वो हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग कर चुके थे, सारा बताएं कौन कौन था। बर्ग वो तो अपर्दन का था। निक्षेपण में हम लोग किए लैटरल मोरेन, मेडियल मोरेन, ये हो चुका है, ये दो डिटेल कर चुके हैं। तो हम लोग तीसरा में चलते हैं और वो है क्या, ठीक है ना। तीसरा जो लैंडफॉर्म है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, दैट इज द ग्राउंड एंड सरफेस मोरेन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तलीय निक्षेप। यही था ना, तलीय हिमोर। हाँ, तलीय हिमोर, तलीय हिमोर। ठीक है, हेडिंग डालिए और इसे पे हम लोग लिखेंगे तलीय हिमोर में। तलीय हिमोर के बारे में हम लोग लिखेंगे कि आखिर है क्या। ठीक है, फिगर बाद में बनाइएगा, फिगर आप बाद में बनाइएगा। समझिए बात को, पहले समझ लीजिए। जब हिम नदी अपने प्रवाह क्रम में, ठीक है, प्रवाह क्रम में बहते हुए जब जाती है और उससे तल का अपर्दन करती है, तल के क्या करती है, अपर्दन करती है, और बहते बहते जब वो समतल प्रदेशों में चली जाती है, ठीक है, तो वहां पे क्या करती है कि कुछ जो बेसिन टाइप के एरिया होते हैं, बेसिन मतलब गड्ढा वाला भाग, तो वहां हिम नदी भी प्रवेश कर जाता है और जब तापमान बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो पिघल कर वो परिवर्तित हो जाता है नदी में, और उसमें जो अवसाद होते हैं, अवसाद जो होते हैं वो कहाँ निक्षेपित हो जाते हैं, तल में। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं तलीय निक्षेप, तलीय हिमोर। तो लिखिए, लिखिए, हिम नदी अपने प्रवाह क्रम में, हिम नदी अपने प्रवाह क्रम में, हिम नदी अपने प्रवाह क्रम में अपेक्षाकृत समतल मैदानी प्रदेशों में, अपेक्षाकृत समतल प्रदेशों में, ऐसे लिखो, अपेक्षाकृत समतल हिमानी प्रदेशों में, अपेक्षाकृत समतल हिमानी प्रदेशों में पहुंचने के पश्चात, जब उसका प्रवाह धीमा हो जाता है, जब उसका प्रवाह धीमा हो जाता है, जब उसका प्रवाह धीमा हो जाता है, तो उसके तल में प्रवाहित होने वाले अवसाद, तो उसके तल में प्रवाहित होने वाले अवसाद यानी सेंडिमेंट्स, जिसको तलछट भी बोलते हैं, अवसाद हिम नदी के तली में, हिम नदी के तली में निक्षेपित होने लगते हैं, हिम नदी के तली में निक्षेपित होने लगते हैं, जिसे
तलीय हिमोड़ अथवा ग्राउंड एंड सरफेस मोरेन कहते हैं, जिसे तलीय हिमोड़ अथवा ग्राउंड एंड सरफेस मोरेन कहते हैं, सरफेस मोरेन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसका फिगर आप बना लीजिए, आप इसका फिगर बना लीजिए। तो इसका फिगर आप लोग बना लिए। अब नेक्स्ट जो है लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, दैट इज द, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मिनल मोरेन, टर्मिनल मोरेन। उसके बाद है आउटवाश प्लेन, है ना? तो नेक्स्ट है टर्मिनल मोरेन। टर्मिनल मोरेन यानी अंतिम हिमोड़, हिंदी में अंतिम। मैं बताया था कि आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें साथ में इसका हम लिखवा देते जाएंगे हिंदी। तो ये हो गया टर्मिनल मोरेन, मतलब अंतिम हिमोड़। अब ये क्या है भाई? तो इसको देख लेते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं अंतिम हिमोड़ को। तो समझिए बात को। हमने बोला था कि निक्षेपण जो होता है वो दो प्रदेशों में होता है, हिमानी प्रदेशों में। पहला कौन था? समतल प्रदेश। दूसरा कौन था? हिम रेखा वाला प्रदेश। तो जब नदियां हिम नदियां जब हिम रेखा के पास जब प्रवाहित होती हैं, या वह जो क्षेत्र होता है हिम रेखा का आसपास का क्षेत्र, तो वहां पे क्या होता है कि हिम नदी के पास तापमान अधिक बढ़ने के कारण, तापमान अधिक बढ़ने के कारण हिम नदियां पिघल जाती हैं और जल में परिवर्तित होकर आगे बढ़ जाती है और नदी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन उसके साथ जो बहने वाले तलछट होते हैं हिम रेखा के पास, वो वहीं पे जमा होते जाते हैं एक निश्चित क्रम में। ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित क्रम में, यानी बड़ा वाला पहले, फिर छोटा तलछट, फिर छोटा तलछट, फिर छोटा तलछट। तो दूर से देखने में सुंदर अस्त्राकृति लगती है वो। ठीक है, वो कैसे होता है देख लेते हैं हम लोग। तो ये हिम रेखा के पास जो हिम नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये जब ये आइस लाइन है यहाँ पे, ये क्या है? आइस लाइन। यहाँ पे आइस लाइन है, आइस लाइन है। और इस आइस लाइन के बाद टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां से क्या होते हैं, जो तलछट होते हैं वो निश्चित क्रम में यहीं पे निक्षेपित होने लगते हैं। सबसे पहले बड़े तलछट, उसके बाद उससे छोटे तलछट सेडिमेंट, उससे छोटे सेडिमेंट, फिर उससे छोटे सेडिमेंट। समझ में आ रहा बात? अब सोचिए कि ये जो हिमोड़ होंगे बर्फ से संबंधित, कितने सुंदर लगते होंगे देखने में वहां पे, नहीं? ये बड़ा क्षेत्र में होता है, बड़ा क्षेत्र में। तो एक निश्चित क्रम में ये होता है, ठीक है, निश्चित एक क्रम में होता है। और इस निश्चित क्रम के हिमोड़ को ही हम लोग अंतिम हिमोड़ या तो फिर टर्मिनल मोरेन कहते हैं। ये ग्लेशियर हो गया और ये हो गया आपका टर्मिनल मोरेन। अभी फिगर मत बनाइएगा, लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। टर्मिनल मोरेन, ठीक है ना? लिखिए इसमें, इसमें लिखिए, हिम नदियां प्रवाहित होते हुए, हिम नदियां प्रवाहित होते हुए जब हिम रेखा के पास पहुंचती हैं, हिम नदियां प्रवाहित होते हुए जब हिम रेखा के पास पहुंचती हैं, प्रवाहित होते हुए जब हिम रेखा के पास पहुंचती हैं, तब तापमान की अधिकता के कारण, तब तापमान की अधिकता के कारण, तब तापमान की अधिकता के कारण हिम नदियां पिघलकर,
तब तापमान की अधिकता के कारण हिम नदियां पिघलकर नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। पिघलकर नदी के रूप में, तब हिम नदियां पिघलकर नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, हिम नदियां प्रवाहित होते हुए जब हिम रेखा के पास पहुंचती हैं, तब तापमान की अधिकता के कारण हिम नदियां पिघलकर नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। आगे लिखिए, जिसके कारण, पूर्ण विराम देने के बाद, जिसके कारण हिम नदी के साथ बहने वाले, जिसके कारण हिम नदी के साथ बहने वाले तलछट, जिसके कारण हिम नदी के साथ बहने वाले तलछट यानी अवसाद ऐसे प्रदेशों में बहने वाले तलछट ऐसे प्रदेशों में अंतिम रूप से निक्षेपित हो जाते हैं, जिसके कारण हिम नदी के साथ बहने वाले तलछट या अवसाद ऐसे प्रदेश में अंतिम रूप से निक्षेपित हो जाते हैं। देखिए, जिसे अंतिम हिमोड़ अर्थात टर्मिनल मोरेन के नाम से जाना जाता है। टर्मिनल मोरेन के नाम से जाना जाता है। टर्मिनल लिखा हुआ बाबू, टर्मिनल मोरेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अंतिम हिमोड़ मतलब टर्मिनल मोरेन, है ना। अंतिम हिमोड़ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अंतिम हिमोड़ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अंतिम हिमोड़ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें तलछटों का निक्षेपण एक निश्चित क्रम में, इसमें तलछटों का निक्षेपण एक निश्चित क्रम में होता है। देखिए, इसमें तलछटों का निक्षेपण एक निश्चित क्रम में हो रहा है। सबसे पहले बड़े बड़े तलछट, फिर छोटे छोटे तलछट। ठीक, तो इसे बोलते हैं हम लोग टर्मिनल मोरेन। हो गया, सभी को समझ में आया? फिगर बना लीजिए इसके नीचे। तो इसका निक्षेप एक निश्चित क्रम में होता है। तलछटों का निक्षेपण एक निश्चित क्रम में होता है। इसके बाद इसका फिगर बना लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है मतलब स्थलाकृति है, निक्षेपण स्थलाकृति, वो है आपका आउटवाश प्लेन। हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप का मैदान। ठीक है, तो चौथा पांचवा जो आपका टॉप लैंडफॉर्म है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म मेकिंग बाय द ग्लेशियर, दैट इज आउटवाश प्लेन। फिफ्थ है ना ये, आउटवाश प्लेन, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी अवक्षेप का मैदान। अवक्षेप का मैदान, इसे हिंदी में अवक्षेप का मैदान कहते हैं। ठीक है, अवक्षेप का मैदान कहते हैं। देखिए, ये जो है अभी जो हमने किया टर्मिनल मोरेन, ठीक है, और ये जो है अवक्षेप का मैदान, दोनों में समानता है। दोनों का निक्षेपण उसी तरह होता है हिम नदी के बस सामने।
नहीं, हिम नदी के सामने, ध्यान दीजिएगा, हिम नदी के सामने, ये जो है ना हिम नदी के सामने होता है, लेकिन ये हिम नदी है तो यहाँ पे रुक जाता है हिम नदी के सामने। लेकिन टर्मिनल मोरेन में क्या होता है कि वहां पे आइसलाइन के सामने होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है तो एक समतल मैदान में प्रवेश कर जाता है, इसलिए उसको निक्षेपित करना पड़ता है। क्लियर? तो दोनों दो प्रदेशों में होते हैं, टर्मिनल मोरेन आइसलाइन के पास, ऑटवाश प्लेन समतल मैदान के पास। क्लियर? ठीक। तो वहां पहुंचने के बाद जब इस अपेक्षाकृत समतल मैदान में जब हिम नदी चले जाती है, ग्लेशियर जाता है, तो उसमें होता क्या है कि धीमा पड़ जाता है। धीमा पड़ने के बाद इनके साथ बहने वाले जो तलछट होते हैं वो सारे तलछट क्या होने लगते हैं, यहीं पे निक्षेपित होने लगते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि क्रम में नहीं होता है, जहां तहां होता है। बड़ा हिमोड़ यहाँ है तो छोटा हिमोड़ यहाँ है, फिर बड़ा मोरेन यहाँ है तो छोटा मोरेन यहाँ है, मतलब कि अनिश्चित क्रम में होती है ये अंतर है। तो दो अंतर क्या हुए, स्थलाकृति लगभग बराबर होती है, लेकिन टर्मिनल मोरेन आइस लाइन के पास, अवक्षेप का मैदान समतल मैदानी प्रदेश। समतल मैदानी प्रदेश मतलब उत्तर भारत का नहीं बल्कि हिमानी प्रदेश के समतल मैदानी प्रदेश में, और यही मैदान बनाता है। ये जो है ना यही कन्वर्ट होकर हिमानी प्रदेश में एक मैदान का स्थलाकृति बना देता है। पर्वतीय क्षेत्र में आप जाइएगा तो कुछ जो चढ़िएगा तो वहां पे लगेगा कुछ दूर तक पूरा प्लेन है, उसी को बोलते हैं अवक्षेप का मैदान, आउटवाश प्लेन, ठीक है ना। जैसे दो पर्वत हैं, पर्वत के बीच थोड़ा दूर तक लगेगा पूरा मैदान दिख रहा है, वो हिमोड़ से बनता है, बर्फ का हिमोड़ से, तलछट से, और उसी को बोलते हैं अवक्षेप का मैदान। ठीक है, तो लिखिए। अनिश्चित इसलिए होता है कि यहाँ आइसलाइन जो बनता है तो वहां पे बड़े वाले जो जाते हैं सामने निक्षेपित हो जाते हैं, आइसलाइन का फर्क पड़ता है। लेकिन ये पूरा मैदान पड़ा हुआ है ना, ढाल है तो कहीं पे ढाल है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे हल्का ढाल है, कहीं पे ये है, तो उस आधार पे जहां पे जैसा मन किया वैसा निक्षेपित होने लगता है। बड़े वाले जो हिमोड़ है, अगर यहाँ पे ये है नहीं ढोने सकने लगा तो यहीं पे गिरा, निक्षेपित कर दिया, फिर आगे गया तो वहां पे छोटा हिमोड़ निश्चित किया, अनिश्चितता के कारण। और वहां तो निश्चित है ना, टेम्परेचर निश्चित है कि कम ही हो रहा है, तो बड़ा पहले हो जाएगा उसके बाद होगा। ठीक है, ये भौतिक रूप से काम करता है। ठीक है, और वहां पे भौतिक के साथ साथ टेम्परेचर भी इंप्लीमेंट है, इसलिए वहां पे पहले बड़े होते हैं फिर छोटे होते चले जाते हैं। ठीक, तो लिखिए इसमें अपेक्षाकृत समतल मैदानी प्रदेशों में, अपेक्षाकृत समतल मैदानी प्रदेशों में, अपेक्षाकृत, थोड़ा तेजी बढ़ाइए अपना स्पीड में, लिखावट में। अपेक्षाकृत समतल मैदानी प्रदेशों में, लवली थोड़ा तेज करो, तेज लिखो। मैदानी प्रदेशों में जब हिम नदी का प्रवाह होने लगता है, हिम नदी का प्रवाह होने लगता है, जब हिम नदी का प्रवाह होने लगता है तब इसके साथ बहने वाले तलछट हिम नदी के सामने, तब इसके साथ बहने वाले तलछट हिम नदी के सामने निक्षेपित होकर, हिम नदी के सामने निक्षेपित होकर, तब इसके साथ बहने वाले तलछट हिम नदी के सामने निक्षेपित होकर एक समतल मैदान का, निक्षेपित होकर एक समतल मैदान का निर्माण करते हैं, एक समतल मैदान का निर्माण करते हैं, एक समतल मैदान का निर्माण करते हैं जिसे अवक्षेप का मैदान, अवक्षेप का मैदान अर्थात आउटवाश प्लेन कहते हैं, अर्थात आउटवाश प्लेन कहते हैं।
अर्थात आउटवाश प्लेन कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि, पैराग्राफ चेंज करके, इसकी विशेषता यह है कि इनका निक्षेपण बिना किसी निश्चित क्रम के होता है। बिना किसी निश्चित क्रम के होता है। बिना किसी निश्चित क्रम के होता है। ठीक है, तो देखिए ग्लेशियर क्या हो रहा है, प्रवाहित होते हुए जा रहा है पर्वतीय क्षेत्र से। जैसे ही अपेक्षाकृत यहाँ की तुलना थोड़ा समतल प्रदेशों में पहुंचता है तो वहां क्या करने लगता है कि इसके साथ जो बहते हैं हिमोड़, है ना, हिमोड़ या फिर तलछट जो बोलते हैं, वो यहीं से निक्षेपित होने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो हिमोड़ होते हैं वो बिना क्रम के, कहीं बड़ा हिमोड़ कहीं छोटा हिमोड़ के रूप में निक्षेपित होते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं, कहीं छोटा हिमोड़ कहीं बड़ा हिमोड़, ये इसकी विशेषता है। तो ये हो गया आपका अवक्षेप का मैदान, यानी आउटवाश प्लेन। आउटवाश प्लेन, इसका फिगर आप लोग बना लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट जो स्थलाकृति है, नेक्स्ट जो लैंड स्वार्म है उसका नाम है एस्कर। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग एस्कर देखेंगे, निक्षेपात्मक स्थलाकृति। देखिए एस्कर में क्या होता है, जब हिम नदियां प्रवाहित होती हैं, ये 6 है ना एस्कर, जब हिम नदियां प्रवाहित होती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में या अपेक्षाकृत कभी समतल भागों में कभी उच्च क्षेत्रों में, तो प्रवाहित होने के क्रम में वो रुक रुक के प्रवाहित होती है। जैसा उसको ग्राउंड सरफेस मिलता है उस प्रकार से वो प्रवाहित होती है। तो और वो मुड़ जाती है, तो मुड़ने के क्रम में उसके दोनों साइड, जैसे पार्श्ववर्ती हिमोड़ में दोनों साइड निक्षेपण होता था ना, तो उसी तरह दोनों साइड रुक रुक के निक्षेपित होता है हिमोड़। कुछ देर हुआ फिर आगे नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फिर उसको तीव्र धार मिल गया, फिर बहने लगा, फिर हुआ फिर रुक गया। तो दूर से देखने पर वो माला, गुथे हुए माला की आकृति जैसा लगता है, इसीलिए उसको एस्कर बोला जाता है। समझे बात को? देखिए किताब में थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में होंगी चीजें, अगर होंगी ये सब, तो ये सब है, तो उसी को इजी लैंग्वेज में आपको करते हुए जाना है। ठीक है ना, तो लिखिए इसमें, लिखिए हिम नदी अपने प्रवाह क्रम में, हिम नदी अपने प्रवाह क्रम में जब समतल एवं असमतल भूमि पर, समतल एवं असमतल भूमि पर समतल एवं असमतल भूमि पर प्रवाहित होती है तो धरातल की प्रकृति के आधार पर, धरातल की प्रकृति के आधार पर धरातल की प्रकृति के आधार पर हिम नदी के साथ प्रवाहित होने वाले तलछट, हिम नदी के साथ प्रवाहित होने वाले तलछट उसके दोनों ओर पार्श्ववर्ती भागों में, उसके दोनों ओर पार्श्ववर्ती भागों में, उसके दोनों ओर पार्श्ववर्ती भागों में रुक रुक कर निक्षेपित होते जाते हैं, रुक रुक कर निक्षेपित होते जाते हैं।
रुक रुक कर निक्षेपित होते जाते हैं। हाँ, उसके दोनों ओर पार्श्ववर्ती भागों में, उसके दोनों ओर पार्श्ववर्ती भागों में रुक रुक कर निक्षेपित होते जाते हैं, जो दूर से देखने पर, जो दूर से देखने पर, जो दूर से देखने पर गुथे हुए माला की आकृति के अनुसार दिखती है। गुथे हुए माला की आकृति के अनुरूप दिखाई देती है। गुथे हुए माला की आकृति के अनुरूप दिखाई देती है, दिखाई देती है। ऐसी आकृति को ही एस्कर कहा जाता है। ऐसी आकृति को ही एस्कर कहा जाता है। ठीक है, चलिए बाबू, ठीक है, आप लोग का घंटी बज गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे, जो और अस्त्राकृतियां बची हुई हैं उसको। ठीक है, थैंक यू सबको।